इसलिए हंसिए नहीं। खेसारी दाल, दाल है? हाँ। खेसारी लाल नहीं, खेसारी दाल। खेसारी दाल की 3 प्रजातियां भारत में प्रतिबंधित हैं। यह समझिएगा, जैसे अरहर की दाल होती है, अरहर से छोटी बिल्कुल अरहर के जैसे दिखाई देने वाली एक दाल होती है जिसे हम लोग खेसारी कहते हैं। और खेसारी जो दाल है आपकी, वो एक प्रतिबंधित दाल है 2-3 इसकी किस्में। क्यों प्रतिबंधित है? क्योंकि ये मानव के लिए नुकसानदायक है। ये दाल किडनी पर सीधे इम्पैक्ट करता है। आपसे कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी दाल किडनी के लिए नुकसानदायक है, तो कौन सी दाल है वो? तो कौन कौन से प्रतिबंधित है जरा लिखिएगा। रतन, खेसारी की 3 प्रजातियां भारत में प्रतिबंधित है, लिख दिया? बताइए भाई। अब डैश करके लिखिएगा। रतन, प्रतीक, प्रतीक, महाते ओरा। रतन, प्रतीक, महाते ओरा, 3 ऐसी प्रजातियां हैं जो प्रतिबंधित हैं। अब लाइन चेंज करके लिखिएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा दालों का उत्पादक, भारत विश्व का सबसे बड़ा दालों का उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा आयातक भी है। यानी हमारे पास जो इतनी दालें होने के बाद भी हमें दाल आयात करनी पड़ती है। और स्पेशली एक दाल तो ऐसी है जिसकी अधिकांश मात्रा हम आयात करते हैं, अरहर। पूरे उत्तर प्रदेश में अरहर दाल खाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अरहर का उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है। भारत में अगर कहीं अरहर दाल का उत्पादन होता भी है तो वो महाराष्ट्र और कर्नाटक है, और बाकी अरहर की दाल हम अफ्रीकी देशों से मंगाते हैं। यानी अरहर का हम आयात कहां से कर रहे हैं? अफ्रीकी देशों से। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत? भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा आयात। लाइन चेंज कर दीजिए। तिलहन, आयरन क्रॉप, तिलहन, तिलहन, तिलहन में कौन कौन सी फसलें आती भाई? सरसों है, अलसी है, तिल है और सूर्यमुखी है, तीसी, अलसी और तीसी वही होता है, मूंगफली है, नारियल है, ये सब तिलहन की प्रजातियां हैं। फिर लिखिए रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप में 2 चीजें ज्यादा चर्चित हैं। एक तो आपका चर्चित है जूट और दूसरा चर्चित है कपास। जूट और कपास ये कैसे हैं? फाइबरस है। ठीक है ना? दो तीन फसलें केवल उनके बारे में जानकारी से आप समझिए। जैसे चाय, चाय के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आता, केवल एक ही प्रश्न आता है, चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है, उसके लिए क्या दशाएं होनी चाहिए? Which conditions must be sustained to produce tea?
चलिए एक लाइन 2 लाइन जरा इसको नोट करिएगा। चाय का उत्पादन ढलुआ भूमि पर होती है। ढलुआ भूमि, ढाल वाली जमीन पर होती है। चाय का उत्पादन ढाल वाली जमीन पर होती है। क्योंकि इसके पत्तियों को पानी चाहिए, जड़ों को नहीं। चाय भारत में पहली बार कब आया था? 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आया था। 1833 का अधिनियम आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का 1813, 1833 दो में प्रावधान ये हुआ था कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके, ये तो आता है ना, तो यही बात है। तो चाय का पौधा जो आया, चाय जो प्लांट जो आया, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आया था। कहां से आया था? चीन से। भारत काली चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सी चाय? काली चाय। यानी चाय भी कई प्रकार की होती है ना, नीली चाय, काली चाय, पीली चाय, हरी चाय है। कश्मीरी तो एक अलग बनाने का तरीका हो गया, होती वो काली है। उसमें आप जैफरान डाल दीजिए, हाँ वही तरह उसमें जैफरान डाल दीजिए, मेवा डाल दीजिए पीस करके, उसके बाद उसको पकाइए तो नीली चाय होगी। केसर की चाय जन्म के समय थे। जैसे क्वेश्चन आता है नीली चाय किससे बनती है? ब्लू टी। अपराजिता के फूलों से बनती है। एक आती है आपकी लेमन ग्रास टी। लेमन ग्रास, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको? लेमन ग्रास को जरांकुश, उसे लेमन ग्रास बोलते हैं। लाइन चेंज कर दिए, लिखिएगा। भारत में कहवा यानी कॉफी कौन लेकर के आया था? सबसे पहले भारत में कॉफी का प्लांट कौन लेकर के आया था? भारत में कहवा बाबा बुदन अरब से लेकर के आए थे और कर्नाटका में बोले। कर्नाटक, बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक में है ना। और किसके उत्पादन के लिए चर्चित है? बाबा बुदन की पहाड़ियां लोहा के उत्पादन के लिए चर्चित है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। बाबा बुदन की पहाड़ियां किसके उत्पादन के लिए? लोहा के उत्पादन के लिए। कर्नाटक में लौह अयस्क का क्षेत्र का हमारा कयापन जाता तो बाबा बुदन की पहाड़ी। और बाबा बुदन नाम के एक फकीर हुआ करते थे, वो यहीं पर थे और वो कॉफी सबसे पहले लेकर के आए थे। भारत में दो प्रकार के कॉफी का उत्पादन होता है। भारत में दो प्रकार की कॉफी का उत्पादन होता है, रोबस्टा और अरेबिका। देखिएगा, भारत में दो प्रकार की कॉफी का उत्पादन होता है, रोबस्टा और अरेबिका।
जिसमें अरेबिका सबसे अच्छे की क्वालिटी का होता है, जिसमें अरेबिका सबसे अच्छे किस्म का होता है। भारत लाइन चिन्ह करके लिखिएगा। भारत में सर्वाधिक रोबस्टा प्रकार का कॉफी का उत्पादन होता है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। अरेबिका सबसे अच्छा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में कौन बोया जाता है? रोबस्टा। लाइन चेंज करके लिखिएगा। रबर का पौधा भारत में, रबर का हेडिंग नदी में, रबर का पौधा भारत में हेनरी विलियम ब्राजील से लेकर के आए थे। यानी भारत में रबर सबसे पहले कहां से आया? ब्राजील से आया। थोड़ा सा अब फलों के बारे में कुछ जो खास है उसको भी लिखवा दे रहा हूं मैं यहाँ पर, जरा लिखिएगा। फलों में विटामिन, यानी सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन किस फल में होता है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिएगा। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, आप लोग कर लीजिएगा। नंबर 1 विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए सबसे ज्यादा कहां मिलता है? आम। सबसे ज्यादा विटामिन ए कहां मिलता है? आम में। उसके बाद पपीता, अब लिखिए विटामिन B1। विटामिन B1 किसमें होगा सबसे ज्यादा? काजू। विटामिन B2, विटामिन B2 किसमें होगा सबसे ज्यादा? अमरूद में विटामिन B2 कहां से? नहीं, वो आप 6 बताया ना, हम B2 पूछे। B2 होता है बेल में, बेल जानते ना? B6 अखरोट। फिर लिखिए विटामिन B-C, और विटामिन C, विटामिन C, चेरी, बारबेडोस चेरी। चेरी में विटामिन C सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर आंवला। विटामिन E, गेहूं का जवारा, ये जवारे का रस। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रेंजिन में होता है। रेंजिन किसमिस, किसमिस जानते हैं ना?
अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, शायद मुझे याद रहा कहीं पर, शायद बिहार में या कहीं पर है, किस पदार्थ को खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है? नहीं तो पदार्थ नहीं है तो आउटपुट उसका है, मतलब जैसे ड्राई फ्रूट्स या फल या कौन सी चीज़ खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है? सबसे ज़्यादा होता है तुरंत ये क्या बोलते हैं, खजूर, डेट्स। और डेट्स की गल्फ कंट्रीज में ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर व्रत के बाद सबसे पहले डेट्स खाने की परंपरा है। पहले खजूर खाते हैं ना, इसीलिए। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किसमें होता है? रंगीन में। दूसरे नंबर पर अनानास। चलिए, तो हो गया आपका कुछ इसकी बातें। अब आ जाइए सिंचाई वाले टॉपिक पर, जो हम वहाँ पे बताने शुरू कर रहे थे लेकिन हमने आगे बढ़ गए थे। हमारे ये सिंचाई, सिंचाई जरा समझिएगा यहाँ पे कि सिंचाई से क्या संबंध है, कैसे क्या है। देखिए, प्राचीन काल में हम अगर बात करते हैं तो सिंचाई की सुविधा ना के बराबर, बहुत ही कम हम सिंचाई कर पाते थे। तो उस समय हम कहते थे कि भारत की जो खेती थी वो मानसून पर निर्भर हुआ करती थी। भारत की जो खेती थी वो किस पर निर्भर थी? मानसून पर। बारिश अच्छा हुआ तो फसल अच्छी हुई, और अगर बारिश अच्छा नहीं हुआ तो फसल नहीं हुई या अच्छी नहीं हुई। कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट जो होता था वहां पर हम सिंचाई कर पाते थे, क्योंकि प्राचीन काल में सिंचाई की जो कॉमन पद्धति थी वो कुओं से सिंचाई थी। किससे सिंचाई थी? कुआं से। कुआं से सिंचाई शायद आप लोगों में से किसी ने देखा हो, लेकिन अब तो फिलहाल ना के बराबर है। राहट हो चलता था या ढेकुल चलता था। क्या चलता था? राहट या ढेकुल। राहट बैल से चलता था, बैल घूमता रहता था और पानी उसके चैन से चलता था और पानी बाहर निकलता रहता। राजस्थान में आज भी कई जगहों पर है। और ढेकुल अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बराबर चर्चित था, लेकिन आज के 40 साल 30 साल पहले, अब तो शायद नहीं ही है कहीं पर ढेकुल, ये बहुत कम है। तो कुओं से सिंचाई थी, तालाब से सिंचाई थी। आज वो सब परंपराएं पुरानी हो चुकी हैं। अब आज जो सिंचाई की जो नई परंपराएं आई हैं उनमें आपका चर्चित है नलकूप, बोरवेल और नहर। यानी बड़े स्तर पर सिंचाई की जो व्यवस्थाएं आ रही हैं वो नलकूप आ रहा है, बोरवेल आ रहा है और नहर आ रहा है। अब नहरों की सिंचाई या नहरों द्वारा सिंचाई वहां पर ज्यादा संभव है जहां पर नदियों ढाल युक्त है और वहां से नदी निकल रही है और वहां पर ढाल के द्वारा हम नहर निकाल करके बना सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें, यदि आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश नहरों के लिए जाना जाता है तो वो है पाकिस्तान। अगर देश का नाम आ जाए और पूछ लिया जाए कि कौन सा देश नहरों का देश कहलाता है तो कौन सा देश होगा? पाकिस्तान। दूसरी ओर अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे अधिक नहरें कहाँ पे हैं तो क्या कहोगे आप? पंजाब। फिर यहाँ पर बात करोगे उत्तर प्रदेश में नहर किधर सबसे ज्यादा है तो क्या कहोगे आप? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहरों का जाल है। बुंदेलखंड में कोई नहर नहीं है। या बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यानी सिंचाई की कुछ अपने प्रश्न हैं।
तो पहली बात याद रखिएगा, ठीक है ना, कि सिंचाई की जब आप बात करोगे तो 3 प्रकार की सिंचाई होगी। सिंचाई का जो वर्गीकरण किया गया है 3 प्रकार, ठीक है ना। पहले को हम कहते हैं बृहद सिंचाई, परियोजना। दूसरे को हम कहेंगे मध्यम सिंचाई, और तीसरे को कहेंगे इनका वर्गीकरण किया गया है, और यही वर्गीकरण आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या वर्गीकरण है? लघु सिंचाई, इसी के नीचे लिख दीजिएगा, हेक्टेयर से कम, सॉरी 2000 हेक्टेयर से कम। दो 2000 हेक्टेयर से कम अगर कोई खेत परियोजना संचित करता है तो उसे क्या कहेंगे? लघु सिंचाई। मध्यम सिंचाई के लिए कहेंगे 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक, ये मध्यम सिंचाई होती है। बृहद सिंचाई परियोजनाएं होती हैं 10,000 हेक्टेयर से अधिक। यानी किसी एक प्रकार के सिंचाई से जब हम 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचाई करते हैं तो बड़ी परियोजना कहलाती है, बृहद सिंचाई। ये तीनों का क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है एग्जैक्ट। बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक, मध्यम सिंचाई परियोजना 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक का, और लघु सिंचाई परियोजना यानी 2,000 हेक्टेयर से एक। ये क्वेश्चन बृहद सिंचाई परियोजनाओं में परियोजनाएं शामिल हैं, लाइन चेंज करके लिखिएगा। बृहद सिंचाई के लिए परियोजनाएं होती हैं। ये परियोजनाएं अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। These projects fulfill various objects. ये परियोजनाएं अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, ठीक है ना। क्या होती है भाई? वैसी होती है, जरा समझिएगा यहाँ। इनके प्रमुख उद्देश्य अग्रलिखित, फॉलोइंग आर इट्स मेजर ऑब्जेक्ट्स। इनके प्रमुख उद्देश्य अग्रलिखित हैं। नंबर 1 सिंचाई, यानी कोई भी परियोजना जो होती है उसका पहला उद्देश्य क्या है? सिंचाई। दूसरा विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन। दूसरा कौन सा उद्योग हो रहा है? विद्युत उत्पादन। तीसरा लिखिए बाढ़ से सुरक्षा। जब भी कोई परियोजना स्थापित की जाती है तो उसका एक उद्देश्य ये भी होता है बाढ़ से सुरक्षा। बाढ़ से सुरक्षा के लिए हम बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं। जरा बताइएगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? पढ़ लीजिए।
बिना पढ़े लिखे जवाब देंगे तो ऐसे जवाब देंगे। भारत का पूरी दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड परियोजना है। बिल्कुल याद रखिएगा, पूरी दुनिया का इतना बड़ा परियोजना नहीं है। 11 किलोमीटर पक्का और 14 किलोमीटर कच्चा, लगभग 25 किलोमीटर का लंबा डैम है। 100-200 मीटर तो छोड़ दीजिए, 25 किलोमीटर का लंबा बांध है, जिसमें 11 किलोमीटर पक्का पुल बना हुआ है, पक्का डैम बना हुआ है। कौन सा? हीराकुंड परियोजना। कहां पर है? महानदी। हाँ, ओडिशा के महानदी पर। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं होती हैं उनका उद्देश्य सिंचाई भी है, विद्युत उत्पादन भी है, बाढ़ से सुरक्षा भी है। अगला लिखिएगा पर्यटन, टूरिज्म। आज एक परियोजना के बगल में भारत की सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी गई। भारत की सबसे ऊंची जो स्टैच्यू है किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ लगाई गई है? कहाँ? गुजरात में। गुजरात के केवड़िया। हाँ, ठीक है। और कौन सी परियोजना है वहां पर? सरदार सरोवर परियोजना। अब सोचिए, पर्यटन यहाँ पर विकसित हो गया, नहीं विकसित हो गया? उत्तर प्रदेश की एक परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना। यहाँ पर भी पर्यटन है, लोग घूमने जाते हैं। कौन सी परियोजना है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना। परियोजनाएं तो कई सारी हैं, लेकिन बृहद परियोजना एक ही है, रिहंद बांध परियोजना। कौन सी है? रिहंद बांध परियोजना, रिहंद नदी पर ही है। तो यानी यहां पर पर्यटन भी डेवलप हो रहा है। तो सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ से सुरक्षा, पर्यटन जैसे इसके कई सारे प्रमुख उद्देश्य, जिन उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए हम परियोजनाएं करते हैं। दूसरे नंबर पर जो आपका आ रहा है मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम में आपका आता है छोटी नहरें या नहरें, नहर। अब नहर भी कुछ बड़ी लंबी नहरें हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर, वो बड़ी परियोजना में आ गई। कुछ छोटी नहरें हैं जो इस मध्यम परियोजना में आएंगी। और जो लघु सिंचाई में है, इसमें अगर आप बात करते हो तो इसमें नलकूप आएगा। क्या आएगा? नलकूप, बोरवेल आएगा। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है, बार बार कंफ्यूजन ना होने पाए आपके दिमाग में। नलकूप है, बोरवेल है, तालाब से सिंचाई, कुआं से सिंचाई, ऐसे तमाम। कुछ बात हो गई आपकी सिंचाई। अब क्वेश्चन कहां से बनेगा जरा समझिएगा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है? देख लीजिएगा, भारत में सिंचाई का सर्वाधिक माध्यम, सबसे बड़ा माध्यम नलकूप है। नलकूप में बोरवेल सम्मिलित जाता है ना, इसीलिए नलकूप। फिर लिखिएगा लाइन चेंज करके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में नहरों का जाल है। फिर लाइन लिखिएगा, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होता है। ये सब क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट इसी लेवल आपसे आते हैं, इसीलिए उतना ही लिखना है जितना आपसे क्वेश्चन आता है। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होता है। अब थोड़ा सा और समझिएगा, कुओं से सबसे अधिक सिंचाई, कुआं से सबसे अधिक सिंचाई राजस्थान में होता है। अब थोड़ा और डीप चलिए चलते हैं, बात करते हैं। अब जैसे हमने आपसे कहा बृहद सिंचाई परियोजना है,
जरा समझिएगा, भारत में कई सारी सिंचाई परियोजनाएं, ज्योग्राफी में मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो सारी सिंचाई परियोजनाएं पढ़े हुए हैं। भारत के भूगोल में परियोजनाएं आपको पढ़ाई गई, ठीक है ना। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ये सब बताया गया। तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर फिर से उसको बताना है, यहाँ पर सिर्फ हमें उसको कनेक्ट करना है। जो आपने पढ़ा है उसको आप थोड़ा सा कनेक्ट करके रखिएगा, और वो ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ पर, इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते ज्योग्राफिकल। जैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, छोटी सी बात कर लेते हैं, एक प्रोजेक्ट के लेकर के हम थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेते हैं। भारत की कई सारी परियोजनाओं में से अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी? तो मैंने इकोनॉमी में जब योजना पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना और कोई कौन सी है भाई? स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है? 1948 में दामोदर घाटी निगम बनाया गया था, और इसी के बाद दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी, और 1954 में इसका उद्घाटन हुआ। कहाँ पर है? झारखंड, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर है, ठीक है। झारखंड तिलैया बांध, ठीक है ना, इसका प्रमुख बांध है तिलैया है, कोलार है, कई सारे बांध हैं इसमें। तो आपसे वो क्वेश्चन जो पढ़ना है आपको परियोजनाओं को लेकर के, वो यही पढ़ना होगा कि यहाँ पर आप इसको समझ जाइए कि ये सारे प्रश्न आपसे ज्योग्राफिकल बेस बनेंगे। कहाँ पर स्थित है, क्या स्थित है, क्या उनकी खास बात, पूरी तरह से ज्योग्राफिकल। सिंचाई को केवल आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बनना है आपको ध्यान देना है कि जो सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। लघु क्या होगा? जहाँ पर 2000 हेक्टेयर से कम, मध्यम 2000 से लेकर के 10,000, और बृहद एक ये पार्ट आपका यहाँ से। अब एक तीसरे पार्ट पे आ जाइए, जो बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा है क्योंकि ये नया एरिया है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन है। देखिएगा, कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कृषि विपणन, देखिए भारत सरकार या दुनिया की कोई भी देश की सरकार एक बात बार बार कहती है कि किसानों की आय बढ़ाया जाए, किसानों की आय बढ़ाया जाए। अब बात ही आती है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है। बड़ा मतलब सोचना पड़ता है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर आदमी नारा देता है कि किसानों को मजबूत करेंगे, किसान हमारे अन्नदाता है, किसान हमारे ये हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि देश में जितना किसानों का शोषण हो रहा है उतना शोषण किसी का नहीं हो रहा। हकीकत में अगर बात करिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के बात करिए। नॉर्मली कोई कुछ भी ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। जैसे मान लीजिए आज बात करें गोभी का समय आ रहा है, गोभी चल रहा है। अगर आप बाजार में गोभी लेने जा रहे हैं तो लगभग 30 रुपए की एक ठीक ठाक गोभी आपको मिले, जबकि गांव का जो किसान है वो 10 रुपए में उसको बेच रहा है, मैक्सिमम 10 रुपए। जो 30 रुपए का गोभी आप खरीद रहे हो, किसान कितने बेच रहा है? वो 10 रुपए। ये 2 महीने उस पर काम करके, उत्पादन करके तब 10 रुपए का बेच रहा है, और बीच में 2-3 लोग बैठ करके मुनाफा कमा करके 30 रुपए बेच रहे हैं। अभी एक कॉमन बात और करते हैं, जैसे देखिए अभी आप लहसुन की बात कर लीजिए, लगभग मार्केट में 120 रुपए किलो लहसुन, होलसेल मार्केट में 60 रुपए किलो लहसुन है, किसान से 40 रुपए किलो लिया जा रहा है, 3 गुना।
किसान की इनकम कहाँ से बढ़ेगी? तो जो बिचौलिए बैठेंगे, जो व्यापारी बैठेंगे, व्यापारियों की इनकम बढ़ेगी, किसानों की इनकम नहीं बढ़ेगी। अब आप जरा बताइए क्या स्थिति हो रही है यहाँ पर? ये वास्तविकता है किसान की हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। ये मैं कोई गलत फिगर लेकर नहीं बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 10 रुपए का गोभी 30 रुपए बेचा जा रहा है, 40 रुपए किलो का लहसुन 120 रुपए बेचा जा रहा है। ये मार्केट का रेट है, आपको मार्केट का है। यानी लाभ किसको हो रहा? व्यापारियों को, और हम चाह किसको रहे हैं? किसान। अब किसानों को लाभ हो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए कृषि विपणन की तकनीक पर आना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पे आना पड़ेगा। पहली चीज आती है कृषि विपणन के लिए कि बिचौलियों की समाप्ति की जाए। पहला प्रयास करना चाहिए बिचौलियों की समाप्ति। किसान अपने उत्पादन को सीधे कंज्यूमर तक किसी तरीके से पहुंचाए और कोई एक चेन हो इस बीच में। भारत में एक प्रयास किया गया था 2002 में, रिलायंस फ्रेश नाम की एक कंपनी खुली। कंपनी खुली, उसके आउटलेट्स बने, लेकिन दुर्भाग्य रहा रिलायंस फ्रेश का कि उसका उद्घाटन नहीं हो पाया और रिलायंस फ्रेश नाम की कंपनी का अरबों रुपया डूब गया। उसका क्या था कि किसान से सीधे सब्जी को लेगा और कंज्यूमर के पास सीधे पहुंचा देगा। इसी कॉन्सेप्ट को आज अगर हम बात करिए, कई सारे बड़े ये ब्रांडेड लेवल के जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे स्पेंसर है, वी मार्ट है, इस तरह के लोग सब्जी बेचते हैं ना, तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। हॉलमार्क इसी पर, वॉलमार्ट इसी पर काम किया था। वॉलमार्ट समझ रहे ना? वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल मार्केटिंग की कंपनी है। जैसे अमेज़न यहाँ पर काम कर रहा है, ऐसे वॉलमार्ट। तो अब बात ये आती है कि भाई एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो बात आ रही है वो हम किसानों के सहयोग की बात करें, किसानों को सपोर्ट की बात करें। कैसे हम किसानों का सपोर्ट करें, कैसे हम किसानों को सहयोग दें? कैसे क्या किया जाए, इसके लिए 2-3 बातें। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है उसका सही मूल्य। क्या जरूरी है? अभी मैंने आपसे यही बात कहा ना कि 10 रुपए का किसान का है और मार्केट में 30 रुपए का। आपको लग रहा किसान खूब पैसा कमा रहा, 30 रुपया गोभी बेच रहा, किसान बेचारा 10 रुपए का गोभी बेच रहा। तो किसानों को सही मूल्य दिलाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? अब जब किसानों की बात करोगे तो हम सबसे ज्यादा बात करेंगे अनाज की। अनाज का मूल्य स्थिरीकरण किया जाए, सरकार का ऐसा प्रयास है। सबसे पहले प्रयास हुआ था 1965 में। 1965 में किसानों को सही मूल्य दिलाने के लिए एपीसी बनाया गया, एग्रीकल्चरल प्राइस कमेटी। कृषि मूल्य समिति का गठन किया गया। एक कृषि मूल्य समिति बनाया गया था 1965 में, और इसी के रिकमेंडेशन पर, इसी के प्रतिवेदन पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA भारत में कृषि पदार्थों के मूल्य को निर्धारित करती है। किसके प्रतिवेदन पर? CCEA। ठीक है ना? तो CCEA ये मूल्य आपको बताता है कि भाई कितना मूल्य इसका रखा जाए। जैसे गेहूं का मूल्य, धान का मूल्य, ऐसे ही 1985 में इसका नाम बदल कर दिया गया CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, क्या नाम रखा गया इसका?
CACP कब रखा गया? 1985, यानी 65-85, ये दोनों नाम ये याद रखिए। अभी मैं लिखवा भी दे रहा हूं। अब CACP क्या रिकमेंड करता है? MSP। CACP क्या रिकमेंड कर रहा है? MSP, यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 23 पदार्थों का किया जा रहा है इस समय, रबी के बुआई के समय और पहला दूसरा खरीफ के बुआई के समय, 2 बार होता है, ठीक है ना? 2 बार होता है, एक रबी के बुआई के समय, एक खरीफ की बुआई के समय। यानी बुआई से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया जाता है। जैसे अभी लेटेस्ट की बात करिए तो 150 रुपये किलो गेहूं का मूल्य बढ़ाया गया है लगभग। MSP कितनी गेहूं की? इसको जब एग्जाम देना होगा थोड़ा तैयार कर लीजिए। अभी तो आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी नहीं इसका अमाउंट डेटा कि इस समय कितना MSP है, क्योंकि आप लोगों को भी देने में समय है। तो जब भी देना होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा। इस 2026 देना मान लीजिए तो 2026 का नया समय आएगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस समय खरीफ की फसल का MSP जारी हो चुका है। जब एग्जाम जो होता है उसके पहले जो जारी होता है वही एग्जाम में आता है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि आपको हाँ MSP जारी होती है। MSP कौन जारी करता है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसका अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का अध्यक्ष कौन होता है? कोई भी कैबिनेट कमेटी जो गठित किया जाएगा, कैबिनेट का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री। बस सिंपल सी बात, एक लाइन याद रखिए। किसी भी कैबिनेट कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? बस बात, छोटी चीजों को नॉर्मल करके आप रखिए। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको रिवाइज करता है, और इसके रिकमेंडेशन पे CACP, इसका रिकमेंडेशन कौन करता है? CACP। चलिए थोड़ा सा नोट करिएगा आप जो है। लिखिएगा जरा। भारत में किसानों की दशा में सुधार के लिए कृषि विपणन प्रमुख उपाय है, या कृषि विपणन का सुधार प्रमुख उपाय है। ठीक है? कृषि विपणन में वे सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो किसान, ब्रैकेट में उत्पादक, से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में प्रयोग की जाती है। देखिएगा, विपणन के प्रमुख कार्य या कृषि विपणन के प्रमुख कार्य,
नंबर 1, उत्पादन का एकत्रीकरण, क्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, एक्यूमुलेशन। भाई यहीं से विपणन शुरू हो रहा, जरा ध्यान दीजिएगा। उत्पादन का एकत्रीकरण, धान आपने बुआई किया, धान हो गया, धान आपने कटाई कर लिया। अब कटाई करके इकट्ठा करोगे नहीं करोगे? कि कटाई नहीं करोगे? तो तुम कटाई करेंगे, कटाई करके सबसे पहले इकट्ठा करेंगे, यहीं से विपणन का कार्य शुरू हो रहा है। यानी अब आपकी जिम्मेवारी है, अब किसान वहीं तक था जहां पर फसल का उत्पादन किया, कटाई हो गया, कटाई के बाद अब ये मार्केटिंग एक्टिविटी शुरू हो रही है। यहाँ पर आपको अपनी प्रक्रिया में बेहतरीकरण करना होगा। कैसे करेंगे आप? भाई आप मान लीजिए धान की कटाई किया और धान उसी खेत में छोड़ दिया, अब पानी बच गया, अब पानी बच गया तो क्या होगा? धान डूब जाएगा, डूब जाएगा। और अगर आपने वहीं पर छोड़ दिया तो क्या होगा? किसी को वहीं पर आँखा निकल जाएगा, बेकार हो जाएगा धान आपका। तो यानी एकत्रीकरण विपणन का सबसे पहला कार्य है, यानी उसको एकत्रीकरण करके सही जगह पर पहुंचाना, कलेक्शन, एक्यूमुलेशन, जो भी कुछ कह लीजिए आप जो है। अब जब आप उस फसल का एकत्रीकरण कर लेंगे तो दूसरी प्रक्रिया क्या होगी? प्रोसेस। लिख लीजिए, अगली बार इंग्लिश में लिख लीजिए या हिंदी वाला सब। प्रोसेस, प्रक्रिया। क्या करेंगे आप? उसको पिटाई करेंगे, दवाई करेंगे, मड़ाई करेंगे, जो भी कुछ कर लीजिए, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। और प्रोसेसिंग के बाद तीसरी क्रिया होती है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मार्केटिंग में 3 बड़ी प्रक्रियाएं हो गई। एकत्रण, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग को आप लिख सकते हो प्रसंस्करण। प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग और तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण क्रिया हो रही है कौन सी? वितरण। वितरण। यानी एक जगह जहां उत्पादन हो रहा है वहां से बाकी सभी जगहों पर बिना वितरण के आपका भाई क्या मतलब बन रहा है? आपने उत्पादन किया, उसका अगर आपने एकत्रण नहीं किया तो बेकार हो गया। आम हुआ और कोई बटोरने नहीं किया, आम वहीं सड़ गया। या कोई भी फल आप ले लीजिए, एकत्रण तो करना पड़ेगा ना। एकत्रण, फिर उसकी प्रक्रिया। अब डिपेंड ये करते हैं भाई कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अलग अलग पदार्थों की अलग अलग प्रक्रिया है, तो उसकी प्रक्रिया पर काम करोगे आप। हर एक फसल की अलग प्रक्रिया है। धान की आप मड़ाई करते हो, गेहूं की आप दवाई करते हो, सरसों की आप पिटाई करते हो, अलग अलग है कि नहीं है? ये कहते हैं ना गाँव में सरसों पीटने गए हैं, गेहूं दबाने गए हैं, धान बढ़ाने गए हैं, यानी सब अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो कोई भी प्रक्रिया कर रहे हो, उस प्रक्रिया से उसको अलग कर रहे हो आप। और फिर उसके बाद जरूरी हो रहा है वितरण। अब डिपेंड ये करता है कि वितरण कहाँ करना है। ये बहुत बड़ी मायने की बात है। आज लखनऊ का दशहरी आम इंग्लैंड तक जाता है कि नहीं जाता? तो उसके वितरण में वहां इलाहाबाद का सुरखा अमरूद, कौन सी अमरूद? सुरखा। जानते नहीं जानते आप लोग? इलाहाबाद का जो चर्चित अमरूद है कौन सी है? सुरखा। सुरखा अमरूद का मतलब बनता है अंदर उसके लालिमा होती है, पिंक कलर। और इस अमरूद की प्रजाति कौन सी है? एक पीसीएस में क्वेश्चन आता है, ललित नाम की प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? ललित। तो इलाहाबाद का सुरखा अमरूद विदेशों तक जाता है। तो यानी ये हमें जानकारी होनी चाहिए। पपीता कहाँ का सबसे अच्छा होता है? पपीता के लिए कौन सा शहर सबसे चर्चित है? बताइए। पपीता तो नहीं खाएगा आपने? गया। पपीता की सबसे ज्यादा चर्चित कहाँ पे है? अब इसे केला आप ले लीजिए। केला अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है।
एक बिहार का केला है, हैं? बिहार का केला कोई खाया है? नहीं खाया। बिहार का एक केला होता है कि जिसको नॉर्मल आदमी बैठ करके 1 दर्जन केला खा लेगा, तो इतने बड़े बड़े केले होते हैं। हाजीपुर का केला। दूसरा मध्य प्रदेश का केला देख लीजिए, भुसावल का केला। तीसरा तमिलनाडु का केला देख लीजिए, वहाँ केले की अलग अलग प्रजातियां हैं। सब्जी का केला अलग है, चिप्स का केला अलग है, मीठे में खाने का केला अलग, सब अलग अलग प्रजातियां वहाँ पर है। तो मतलब ये बनता है वितरण एक बहुत बड़ा है। वितरण एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे किसानों की आय को हम बढ़ा सकते हैं। अब आज जैसे देखिए, आज के 10 साल पहले, या आप और जगह छोड़िए 5 साल पहले, बस्ती में एक आध जगह कहीं पर नारियल का पानी मिलता रहा होगा, और अब इसका मतलब बनता है कि नारियल के पानी का बिक्री यहाँ चालू होगी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? भाई हम लोगों के समय ढूंढना पड़ता था कि कहीं पर अस्पताल के किनारे कोई फल वाला रहता था कि भाई वहां नारियल का पानी मिल जाएगा और कहीं नहीं मिलेगा। और आज 4, 6, 10 जगह बिक रहा होगा, 20 जगह बिक रहा होगा। इसका मतलब बनता है कि उसका वितरण यहाँ पर चालू हो गया। तो आज के 10 साल पहले कीवी ढूंढने नहीं मिलता, ड्रैगन फ्रूट, लेकिन अब मिल रहा कि नहीं मिल रहा? इसका मतलब बनता है वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है। सीधी सी बात समझिएगा, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ये 3 बड़ी प्रक्रियाएं हैं जिनको आपको समझना होगा। कौन कौन सी बताई मैंने? पहला एकत्रण, दूसरा प्रसंस्करण और तीसरा ये बड़ी प्रक्रिया। और ये तीनों एक्टिविटी किसके हैं? विपणन के कार्य। अब आइए विपणन के सहायक कार्य या द्वितीयक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। विपणन के द्वितीयक कार्य, नंबर 1 भंडारण। ये बहुत बड़ा मायने है, भंडारण भी आपका बहुत बड़ा मायने है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसानों की आय वास्तव में आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसे भंडारण शक्ति दीजिए, स्टोरेज पावर दीजिए। क्योंकि आज का किसान भंडारण नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो घाटे में है। अब आप कहोगे भंडारण से कैसे घाटे में है? क्योंकि किसान उत्पादन कर रहा है और उससे ज्यादा फायदा भंडारण करने वाले कमा ले रहे हैं। क्योंकि जब किसान के पास उत्पादन ज्यादा होता है तो मूल्य घट जाता है, और जैसे ही शॉर्टेज हुआ मूल्य बढ़ जाता है और आइटम आपको मिलता है। भाई टमाटर का उत्पादन किसान ने किया, अब टमाटर बिकेगा 10 रुपया किलो। टमाटर का उत्पादन जिसे सीजन खत्म हुआ, वैसे टमाटर बिकेगा 80 रुपया किलो। जो उत्पादन कर रहा है वो 6 रुपया 7 रुपया किलो थोक रेट में बेच रहा है, और जो स्टोर करके विपणन कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, वो 80 रुपया किलो बेच रहा है। तो फायदे में कौन है? अगर यही पावर किसान के हाथ में आ जाए, उसकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम समझिएगा। जैसे आलू, हमारे यहाँ के ज्यादातर किसान आलू का भंडारण करना शुरू किए। संजोग देखिए, जब किसान ने भंडारण किया उस साल आलू का दाम महंगा नहीं हुआ। ऐसा होता ही नहीं होता है, यानी कहीं न कहीं मैनिपुलेशन यहाँ पर है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर भंडारण पावर किसान के पास आ जाए तो उसे लाभ है। जैसे अभी टमाटर की हम बात जो कर आपसे कर रहे थे, आपने देखा कि अभी जब टमाटर बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ था तो मध्य प्रदेश के किसानों को 2 रुपया किलो टमाटर खरीदने वाला कोई नहीं था। और मध्य प्रदेश के जो नॉर्मल किसान थे उन्होंने टमाटर को खेत में सड़ा दिया, क्योंकि उनसे कोई किसान टमाटर लेने वाला नहीं था। अब जब भी 7-8 साल पहले फरुखाबाद में आलू की स्थिति हो गई थी कि आलू खेत में सड़ गया, कोई खरीदने वाला नहीं मिला था। तो ये कुछ समस्याएं भी होती हैं जिनको हमें समझना होता है। तो द्वितीय कार्य में पहला क्या हो गया? भंडारण। फिर लिखिए पैकेजिंग।
पैकेजिंग। आज हमारे यहाँ बड़ा खराब प्रचलन चल रहा है कि हम पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अगर कोई सामान पैक्ड है तो हम कहेंगे ये बहुत अच्छा है, और कोई सामान खुला के ये तो हाइजेनिक नहीं है। जबकि ऐसा कौन सा आलू है जो खेत में नहीं हुआ है? बताइए मुझे। अभी तक जो आलू है, अभी तो एरोपोनिक वाला आएगा। ऐसा कौन सा गेहूं है जो खेत में नहीं हुआ है? चाहे आशीर्वाद का हो, चाहे आटा चक्की का हो, है तो खेते के ना। तो पैकेजिंग एक बड़ी डिफरेंट बात है। और पैकेजिंग के साथ एक और चर्चा आ रहा है, ब्रांडिंग। अब जरा समझिए, देखिए ब्रांडिंग का पैकेजिंग का इम्पैक्ट देखिए। नॉर्मल आटा 32 रुपए किलो, आशीर्वाद आटा 42 रुपये 45 रुपये किलो, सीधे 200 रुपये। आप रवा खरीदे, नहीं रवा समझ रहे, सूजी, नॉर्मल सूजी आपको शायद 35 रुपये 40 रुपये किलो होगा, 35 रुपये किलो होगा। थोक रेट में तो 30 रुपये होगा। और अगर वही ब्रांड पे चले जाइए तो 80 रुपये किलो। इसका मतलब बनता है कि जो किसान उत्पादन करके बेच रहा है वो 30 रुपए का बेच रहा है, और जो ब्रांड लगा के बेच रहा है वो 80 रुपए का बेच रहा है। तो ऐसा क्या फर्क आ रहा भाई? तो अगर यही सुविधा किसानों को मिल जाए, इसे जीआई टैग का बात यही तो है कि उस क्षेत्र को जीआई टैग दे दिया गया। आदित्यनाथ जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने ओडीओपी चला दिया इसी पर कि उस क्षेत्र के लोग उसको ओडीओपी में बेचिए। ये सारी सुविधाएं आपका, तो ये तो है ब्रांडिंग, यही तो है कि ब्रांड अपने आप में बन गया। उसको कोई और ब्रांड की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ब्रांड बन गया कि भाई ये यहाँ का है। हर जिले का एक ओडीओपी हो गया, और ओडीओपी 2 भी आ रहा है। जैसे मूवी में आता है ना 2, 3, 4, 5 है, तो ऐसे ओडीओपी 2 आ रहा है। ये क्या है भाई? क्वेश्चन आपसे आएगा ओडीओपी 2